नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल विधिक ज्ञान एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय दंड संहिता 1860 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 का तुलनात्मक अध्ययन। ये एक नई सीरीज़ हम लोगों ने अपने चैनल पर शुरू किए हैं, जो पर्टिकुलर रूप से AIB 19 जो कि अभी होने वाला है, इसके अलावा जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, APO एग्ज़ाम्स और सभी न्यायिक जितनी भी न्यायिक सेवाओं से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं या लॉ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं, उन सभी के लिए एक ये महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है। और इसी को उद्देश्य में रखते हुए हम लोगों ने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। इसलिए सीरीज़ को शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 का तुलनात्मक अध्ययन। इस सीरीज़ में हम एक एक सेक्शन वाइज दोनों ही कानूनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि आखिर दोनों ही कानूनों में किन किन सेक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है और क्या क्या डिफरेंस है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 भारतीय दंड संहिता की जो धारा 1 है उसमें कहा गया है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 उपधारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में ये कहा गया है कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साथ संपूर्ण भारत पर होगा। ये कब बताया गया? तो ये अमेंडमेंट आया था आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसमें ये कहा गया था कि दिस एक्ट वाज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 9 अगस्त 2019। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द गजट नोटिफिकेशन अपॉइंटेड 31 October 2019 as the date on which this act came into force. The act bifurcated the state of Jammu and Kashmir into Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir। तो साफ साफ इस एक्ट में जो 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दो भागों में बांट दिया गया था। और इस एक्ट जो IPC था पुराना हमारा 1860 का भारतीय दंड संहिता, उसको संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया था। तो चूंकि ये अमेंडमेंट पहले ही हो चुका है और हमारी जो IPC थी पुरानी IPC, वो संपूर्ण भारत पर 2019 से ही प्रभावी हो गई थी, तो अब जो उसी में अमेंडमेंट किया करके उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 का शीर्षक दिया गया है। तो ये कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि उसका विस्तार कहाँ तक होगा। तो भारतीय न्याय संहिता का विस्तार भी संपूर्ण भारत पर है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर राज्य, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है, जिसे भारतीय दंड संहिता को बदल करके उसमें भारतीय न्याय संहिता उसका नाम रखा गया है, वो भी पुरानी भारतीय दंड संहिता IPC जो 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू थी, उसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता भी सब संपूर्ण भारत पर लागू है। क्लियर?
अब देखिए आगे चलते हैं। और भारतीय न्याय संहिता की जो धारा एक है, उसकी उपधारा 3 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना। ठीक। इसकी उपधारा 3 क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य का लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? भारतीय न्याय संहिता की उपधारा 3 ये बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। Every person shall be liable to punishment under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। भारत में भारतीय दंड संहिता में ये जो धारा थी जिसके अंदर ये लिखा गया है वो थी धारा 2, किंतु जब जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें ये जो शीर्षक है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, उसका जो धारा है वो है धारा 1 की उपधारा 3 में ये बात कही गई। तो क्या कहा गया है आइए जानते हैं। जो पुरानी हमारी आईपीसी थी उसमें धारा 2 ये कहती थी कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत के भीतर कोई अपराध करता है वो या अपराध करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो या ऐसे कोई कार्य का लोभ करता है जिससे वो कोई अपराध कार्य करता है, तो वो इस संहिता के अधीन भारत के भीतर दंडनीय होगा आईपीसी के अंतर्गत। ठीक है। इसी बात को नई भारतीय न्याय संहिता में धारा 1 उपधारा 3 में बताया गया है। अब आइए इसी के साथ साथ ये जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में कि धारा 1 की उपधारा 2 क्या कहती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 2 ये कहती है कि यह उस अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राज्य सरकार में राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करेगी और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द संहिता। तो ये कब प्रवृत्त हुआ है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 25/12/2023 को प्राप्त हुई एवं अंग्रेजी पाठ दिनांक 25/12/2023 को भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 1 में तथा हिंदी पाठ दिनांक 18/3/2024 को भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 4 में ये प्रकाशित हो गया है। और ये अधिनियम दिनांक 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में प्रवृत्त हो चुका है, सिवाय इसकी धारा 106 की उपधारा 2 के। क्लियर? यानी भारतीय न्याय संहिता संपूर्ण भारत पर कब से प्रवृत्त हो चुका है, कब से लागू हो चुका है? 1 जुलाई 2024 से, सिवाय किसके? सिवाय इसकी धारा 106 की उपधारा 2 के। उसको छोड़कर बाकी संपूर्ण न्याय संहिता पूरे भारत पर लागू है 1 जुलाई 2024 से। मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 3 इस बात पर जोर देती थी कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code
फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब यही बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 4 में कही गई है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, पुरानी जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 3 में ये बात कही गई थी कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए दंड। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में यही बात कही गई है धारा 1 की उपधारा 4 में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर भारत की आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता लागू होती है, यानी जो उसके दायरे में आता है, वो भारत से बाहर जाकर कोई अपराध कारित करता है, तो वो इसी प्रकार से माना जाएगा जैसे कि उसने वो अपराध भारत से बाहर न जा कर के भारत के भीतर ही किया हो, और वो उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने भारत के भीतर वो अपराध किया हो और वो भारतीय न्याय संहिता के कानूनों के द्वारा, उपबंधों के द्वारा ही उसके ऊपर विचारण किया जाएगा। अब सपोज दैट इसके उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 4 लागू होती है, यानी भारतीय न्याय संहिता लागू है, उसके दायरे में आता है, भारत का नागरिक है, और वो भारत से बाहर जा कर के कोई क्राइम कर देता है, तो चूंकि वो भारत का नागरिक है और उस पर भारतीय न्याय संहिता लागू होती है, तो उसको ऐसा ही माना जाएगा कि मानो वो क्राइम उसने विदेश की धरती पे ना किया हो, बल्कि भारत की धरती पे ही किया गया हो, और इसलिए उसको ऊपर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। और यही प्रोविज़न पुरानी भारतीय दंड संहिता में भी था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 5। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 5 कहती है कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और किसी परे स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। स्पष्टीकरण: इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता में ये जो बात कही गई है वो धारा 1 की उपधारा 5 में कही गई है, और भारतीय दंड संहिता में यही बात धारा 4 में कही गई थी। देखिए भारतीय दंड संहिता में क्या कहा गया है धारा 4 में, इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। भारत से बाहर और परे किए गए किसी स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ठीक है। स्पष्टीकरण में दिया गया है शब्द अपराध में प्रत्येक ऐसा कृत्य सम्मिलित है जो भारत के बाहर किया गया है, जिसे यदि भारत में कारित किया गया होता तब इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। अब व्यक्ति कंप्यूटर साधन को वही अर्थ समुद्देशित करे होगा जिसे सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 2 में इसे समुद्देशित किया गया है। अब देखिए इसे इस प्रकार समझते हैं कि दोनों ही धाराओं में एक समान बात कही गई है। अब इसको समझते हैं कि आखिर इसमें दोनों ही धाराओं में कहा क्या गया है। तो ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी जो भारत का नागरिक भी है और भारत से बाहर किसी विदेश की धरती पर कोई
अपराध कारित करता है, और या कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर बैठ करके भारत में स्थित किसी कंप्यूटर के द्वारा भारत में स्थित किसी कंप्यूटर साधन को हैक करके कोई अपराध कारित करता है, यानी वो बैठा हुआ विदेश की धरती पर और वहीं से अपने लैपटॉप के द्वारा भारत में स्थित कंप्यूटर जो तकनीकी संस्थान हैं या उन संस्थानों में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं उनको हैक करके कोई अपराध कारित करता है, तो उसे इसी प्रकार से माना जाएगा जैसे कि उसने विदेश की धरती पर कोई कार्य न किया हो, बल्कि उसने वो अपराध भारत की धरती पर ही रह के किया हो। या इसमें एक बात और कही गई है कि मान लीजिए कोई वायुयान है, इसको अच्छे से समझिए कि मान लीजिए कि कोई वायुयान है जो भारत से उड़ान भरता है और भारत की सीमा से बाहर निकल जाता है। मान लीजिए कि वो हवाई जहाज़ भारत की सीमा से उड़ान भरता है और वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की सीमा में से गुजर रहा है और उसमें कोई विदेशी नागरिक है और वो कोई अपराध कारित करता है। किसमें अपराध कारित करता है? जो कि वायुयान भारत में रजिस्टर्ड है और भारत की किसी कंपनी का वायुयान है और भारत में उसका रजिस्ट्रेशन है, उस विमान में वो कोई अपराध कारित करता है और वो विदेशी नागरिक है, तो उसको इसी प्रकार से माना जाएगा कि उसने वो अपराध विदेश की धरती पर नहीं किया है और ना ही किसी विदेशी नागरिक ने किया है, बल्कि वो ये माना जाएगा कि उसने अपराध भारत की धरती पर किया है और उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता जो नई वाली है वो उसी प्रकार से लागू होगी जैसे कि वो कोई भारतीय नागरिक हो। जिस प्रकार से किसी भारतीय नागरिक पर वो भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, उसी प्रकार उस विदेशी नागरिक पर भी लागू होगी, क्योंकि उसने भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी विमान या पोत के अंदर वो अपराध कारित किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो धारा 5 तक आज हम लोगों ने डिस्कस किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 तक। अब धारा 5 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 ये कहती है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा। इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों के द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। Certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny, desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law. मतलब क्या हुआ इसका? ये तो भारतीय दंड संहिता में बात कही गई थी। यही बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 6 में कही गई है। क्या कही गई है? इस संहिता की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों के द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी भारतीय दंड संहिता IPC थी, या जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है, वो भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों के द्वारा अगर कोई विद्रोह किया जाता है या युद्ध के समय अगर कोई सैनिक भाग जाता है युद्ध के छोड़ करके, तो उनके ऊपर ना तो पुरानी IPC लागू होती थी और ना ही अब जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है वो लागू होगी। तो उनके ऊपर क्या लागू होगी? उनके ऊपर जो उनके लिए स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि जो उनका कोर्ट मार्शल, उनका आर्मी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में अलग कानून चलता है, उनके वहाँ क्या तक चलता है, वहाँ पे कोर्ट मार्शल लॉ चलता है, तो वो वही प्रभावी होगा। उस पर उन कानूनों पर, यानी जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में जो कानून उनको उनके अधिकारियों या नौसैनिकों या उनके सैनिकों को दंड देने के लिए बनाए गए हैं, उसमें IPC, पुरानी IPC इंटरफेयर नहीं करती थी और ना ही भारतीय न्याय संहिता नई वाली जो 2023 की है वो इंटरफेयर करेगी। और इसी प्रकार जो पार्लियामेंट
कुछ स्पेशल लॉज बनाती है या लोकल लॉज हैं, उन पर भी ना तो पुरानी आईपीसी कोई प्रभाव डालती थी और ना ही नई वाली भारतीय न्याय संहिता को प्रभाव डालेगी। अब स्पेशल लॉज वो होते हैं जो किसी विशेष प्रोविज़न के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपका SC/ST लॉ हो गया, जो दलितों को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। पॉस्को अधिनियम हो गया, जो महिलाओं और बच्चियों को सेक्सुअल एक्सटॉर्शन से बचाने के लिए बनाया गया है। स्पेशल लॉज में हम इस तरह देखते हैं कि जैसे आपका कोई बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो स्पेशल आपका जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये भी एक स्पेशल लॉ है जो बनाया गया है। लोकल लॉज में वो लॉज आते हैं जो किसी स्थानीय विधि को इंगित करते हैं, जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, वो सिर्फ दिल्ली में ही लागू होता है। यूपी उत्तर प्रदेश स्टाम्प एक्ट, वो सिर्फ यूपी में ही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि यूपी में जो स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प एक्ट बना हुआ है उसके जो प्रोविज़न है वो दिल्ली में भी लागू होंगे, या उसमें जो चेंजमेंट किए गए हैं अभी हाल ही में वो दिल्ली में भी लागू होंगे, या वो कर्नाटक राज्य में भी लागू होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये लोकल लॉज हैं। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, वो सिर्फ यूपी में ही लागू है, वो दिल्ली में लागू नहीं है, वहाँ पे अलग एक्ट है। तो इनको कहा जाता है लोकल लॉज, जो सिर्फ आपके पर्टिकुलर एक स्टेट में एक प्लेस पर लागू होते हैं, बाकी कहीं लागू नहीं होते हैं, उनको लोकल लॉज कहा जाता है। और स्पेशल एक्ट वो होते हैं जो किसी स्पेशल विशेष कारण को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जैसे पॉस्को अधिनियम हो गया, SC/ST एक्ट अधिनियम हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया। ये सब विशेष कानूनों, विशेष प्रयोजन के लिए जो कानून बनाए जाते हैं समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा, उनको स्पेशल एक्ट कहा जाता है। तो इन सभी कानूनों पर भी ना तो पुरानी आईपीसी प्रभाव डालती थी और ना ही नई भारतीय न्याय संहिता कोई प्रभाव डालेगी। यानी उसमें जो अगर किसी अपराध के लिए कोई दंड दिया गया है और उसके प्रोविज़न भारतीय न्याय संहिता से विभिन्न हैं, तो जब विचारण का मामला आएगा तो स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न और लोकल लॉज के जो प्रोविज़न है वो भारतीय न्याय संहिता के ऊपर प्रिवेल कर जाएंगे, यानी वो लागू होंगे, भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार इस सीरीज़ में आज खाली हमने धारा 1 से 5 तक भारतीय दंड संहिता के बारे में पढ़ा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 से उसकी उपधारा 6 तक हम उन्होंने डिस्कस किया। आगे आने वाली सीरीज में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विधिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आने वाली न्यायिक सेवाओं की परीक्षाओं AIB एग्ज़ाम 19 जो होने वाला है और जितने भी लॉ के कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।